अगर आपने आधा घंटा काव्य पाठ किया और उसमें आपने 5 या 10 लोगों की कविताएं सुना दी, तो ये तो अन्याय है एक तरह से उस मूल कवि के साथ। 1-2 कविताएं पढ़िए, लेकिन ये संचालक को छूट मिलनी चाहिए कि वो दूसरे की कविता सुना सके। संचालक बिना रेफरेंस के संचालन नहीं कर सकता है, उसको साहित्य की परंपरा के बारे में बताने का अधिकार है। लेकिन जिस कवि को काव्य पाठ के लिए बुलाया गया है, अगर वो दूसरे की कविताएं पढ़ने लगे तो वो बात कुछ हजम होती नहीं है। लेकिन मुद्दा सिर्फ यही नहीं है कि दूसरे की कविताएं पढ़ी जा रही हैं। मुद्दा कवि सम्मेलन के मंचों पर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आत्मचिंतन करना जरूरी है। हम कवियों को, अगर हम कवि और लेखक ही इस पर आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हरिशंकर परसाई से किसी ने कहा कि आप लेखक हैं, सत्य की साधना करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं झूठ और मक्कारी की साधना करता हूँ। सत्य की साधना तो साधु संत करते हैं। तो लेखक ही तो बताता है कि समाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा कहते हैं। तो दर्पण तो सिर्फ वही दिखाता है जो होता है दर्पण में, जो सामने दिखता है। लेकिन साहित्यकार, कलमकार, कवि, लेखक तो वो भी बताता है जो होना चाहिए। तो अगर ये हम ही अगर जो होना चाहिए उस पर कायम नहीं है तो दुनिया कैसे उस बात पर कायम होगी। दूसरी बात, कविता के मंचों पर लफाजी बहुत ज़्यादा है। ये कहिए कि जो हास्य कवि हैं, हास्य कवियों को अब की भी एक अच्छी परंपरा है। आप बेधड़क जी, बेढप जी, चोंच जी, और उससे लेकर के आज के ज़माने में अशोक चक्रधर को मैंने कभी लफाजी करते हुए नहीं सुना। काका हाथरस भी लफाजी नहीं करते थे। उनकी परंपरा में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शुद्ध कविताएं पढ़ते हैं और कभी कोई इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि आप ये कह रहे हैं कि मैं हास्य कवि हूँ, मुझे छूट मिलनी चाहिए। क्यों छूट मिलनी चाहिए भाई? आप 1-2 चीज़ें आप सुनाइए, लेकिन लगातार आप जो है घंटों आप चुटकुला ही सुना रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। हुल्लड़ मुरादाबादी देखिए, कितनी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी, दोहे, हास्य के दोहे लिखे। तो वो लोग भी हैं जो इन लोगों को बुलाते हैं लाखों का पेमेंट दे करके और लफाजी सुनते हैं। भाई जो कॉरपोरेट में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों को इस दोष से बरी कर देना चाहिए? जो लोग IAS PCS हैं, उनका भी तो फर्ज बनता है कि ये चीज़ें आप अच्छे। पिछले दिनों मैंने 10-15 कवियों का नाम दिया कि आप इनको बुलाइए, ये बहुत अच्छे कवि हैं और कभी इनकी शुद्ध कविता सुनाकर भी ये कभी हूट नहीं होते हैं। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो नाम आपको मीडिया में दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोर शोर से प्रचारित प्रसारित हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप कोई मेहनत नहीं करना चाहते और सीधे सीधे उन्हीं लोगों को बुला लेते हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं। ये बुला ही नहीं लेते हैं, एक ही आदमी को आप बोल देते हैं कि भाई आप बाकी लोगों को भी लेते आइए। एक ही आदमी को आप पेमेंट कर देते हैं कि ये लीजिए, आपको पेमेंट दे दिया, बाकी लोगों को दे दीजिए। तो ये भ्रष्टाचार का कितना बड़ा मुद्दा है कि एक आदमी को आपने 5-10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए दे दिया, अब उसको जितना मन हुआ वो देगा दूसरे को। क्यों देगा? वो पूरा पैसा क्यों देगा? एक आदमी को अगर पूरा पैसा, कॉरपोरेट ने ही शुरुआत की है ना, भारत सरकार के इतने बड़े संस्थान हैं, वहाँ भी तो ये काम हो रहा है। तो हमारे ये लोग क्या कर रहे हैं जो कॉरपोरेट में बैठे हुए हैं, भारत सरकार के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि आप एक कवि को सारे कवियों का पैसा दे रहे हैं। आप हिंदी दिवस पर कौन लोग सबसे ज़्यादा जा रहे हैं? वही लोग जा रहे हैं जो चुटकुला सुनाते हैं, लगातार सुनाते हैं। और जो अच्छे कवि हैं जिन्होंने साहित्य की साधना की और जीवन भर, उनको आप पूछते ही नहीं हैं। सिर्फ आपको मनोरंजन चाहिए। साहित्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन करना, ऑर्केस्ट्रा करवाइए, फिल्मी गीतों को गवाइए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हम सबको बाकायदा रणनीति बनाना चाहिए। ये लंबे समय से हो रहा है और इसको एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता है। इस एकाधिकार को सजग नागरिक के तौर पर भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग मिलजुल करके इस मंचों पर जो गंदगी है उसको दूर करें। आप देखिए, आजकल कवि सम्मेलनों में कोई बड़ी हस्ती क्यों नहीं आती है? यही जो कॉरपोरेट में जब कार्यक्रम होते हैं, फिल्मी कलाकारों के कार्यक्रम होते हैं, क्लासिकल संगीत का कार्यक्रम होता है, कोई चित्रकला का कार्यक्रम होता है, वहाँ आपको अंबानी नज़र आते हैं, अडानी नज़र आते हैं। किसी कवि सम्मेलन में कौन सा बड़ा आदमी जाता है?
वो कौन सा बड़ा मंत्री जाता है। हमारे कवि सम्मेलनों की स्थिति ये हो गई है कि कोई भी कवि किसी की भी टोपी उछाल सकता है। लोग बचने लगे जाने से कि पता नहीं कौन कभी क्या बोल दे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी किसी को भी बोल दें, और जो जिस स्तर की कविताएं हो रही हैं तो उसको सुनने में किसी क्यों रुचि होगी। अगर आप सीधे सीधे लफाजी कर रहे हैं एक कविता के नाम पर 1 घंटे तक, कई लोग मुझसे कहते हैं कि भैया कवि सम्मेलन में क्यों जाएं, हम वहाँ ऐसा सुनने को मिलता क्या है कि हम वहाँ चले जाएं। हम लोगों ने ऐसी स्थिति बना रखी है कि कोई आना नहीं चाहता। और आप भले कहें, कितने लोग कहते हैं कि ये मैंने सुना कहते हुए मैं इतने लाख लेता हूँ, इतने ये लेता हूँ। कभी ये सरस्वती का इतना बड़ा अपमान है ऐसा कहना, जैसे ऐसे कोई वेश्या अपना मूल्य बता रही है। आपने कभी सुना अरिजीत सिंह को कहते हुए कि मैं 1 करोड़ रुपया लेता हूँ? आपने कभी सुना कपिल शर्मा को कहते हुए कि मैं 5 करोड़ में शो करता हूँ? इतना कोई कभी ले पाएगा क्या इस जिंदगी में? तो आप जो है अपने मियाँ मिट्ठू बनना, एक सज्जन है अपने को कहते हैं कि मैं युग कवि हूँ, और उसी बगल में वीर रस के नाम पे दहाड़ने वाले बगल में बैठे रहते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं। भाई जो आपको कितना पैसा चाहिए जिंदगी में? पूरी जिंदगी आपकी बीत गई आपको पैसा कमाते हुए, कविताएं सुनाते हुए, आप ये मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी जगह पर जाना अवॉइड करें जहां इस तरह के युग कवि जा रहे हैं और जो हमारे सामने कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा मैं ले रहा हूँ, और वहाँ आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं और कविता पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप पूरी दुनिया के सब सर्वश्रेष्ठ कवि आप ही हैं, और सारी दुनिया को आप चैलेंज करते रहते हैं। मंचों से बड़े छोटे का लिहाज खत्म हो गया है, बड़े लोगों का हनक खत्म हो गया है। कवि सम्मेलन के मंचों पर पहले ऐसा नहीं था, और आज भी बड़े कुछ शहरों में ऐसे हैं लोग कि उनके सामने आप गलत बात नहीं कर सकते। बम्बई में नंदलाल पाठक जी हैं, उनके सामने कभी कोई ऐसी हरकत मैंने देखी नहीं, और कई लोगों को मैंने देखा है वो बैठा देते हैं डांट करके, चुप रहो, सीधे कविता करो, यहाँ बकवास मत करो। ऐसा कितने कवि मंच के करते हैं कि भाई ये आप जो है बकवास बंद करिए, कविता सुनाइए। मैंने कई कवियों के मुख से सुना कि कवि संयोजक बोलते हैं कि आप ऐसी कवयित्री लेकर आइए जो हमारे साथ जो है अश्लील बातें करे और उसको नोक झोंक का नाम देते हैं। अरे ये कोई नौटंकी का मंच है क्या कि आप वहाँ किस कवयित्री को लेकर आप अपनी बहन के साथ ऐसे नोक झोंक करेंगे क्या? जो लोग ये तर्क देते हैं कि नहीं हम संयोजक के मांग पर के ले आते हैं, तो दोषी संयोजक भी हैं, लेकिन पहले दोषी तो आप हैं, और दोषी वे जो स्त्रियां भी हैं जो इस तरह की बातचीत के लिए तैयार हो जाती हैं। अभी हमारे देवेंद्र ने दिल्ली के पास वृंदावन में किसी कार्यक्रम की फिल्म लगाई थी, उसमें 1 घंटे का कोई नौटंकी की तरह जो है कवि कवयित्री के बीच में बातचीत चल रही थी। ये क्या है? ये हो क्या रहा है कवि सम्मेलन के मंचों पर? हमको शर्म आनी चाहिए। अरे हम तो बोल सकते हैं कि हम ऐसे मंच पर नहीं जाएंगे। मैं देखता हूँ बड़े बड़े जो कवि जो हैं वहाँ बैठ करके चुपचाप सुनते रहते हैं, जहाँ इस तरह की घटिया हरकत हो रही है वहाँ बैठ करके सुनते रहते हैं। और ऐसी सारी कवयित्रियाँ ऐसी नहीं हैं, आप नाम मुझे क्या लेना है, लेकिन आप पता करिए हर कवयित्री के साथ आप इस तरह की घटिया हरकत नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग तैयार हो जाते। गलती संयोजक की भी है, आयोजक की भी है, और कभी को तो फायदा दिखाई पड़ रहा है तथाकथित कवि को, तो वो तो करेगा क्यों नहीं। देश भर में ऐसे लोग हैं, पूरे देश में 1-2 जगह पे नहीं है। अभी उर्फी जावेद का साहित्य आज तक में जाने का जो वीडियो वायरल हुआ, वो पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। कुछ लोग बोल रहे हैं सच है, कितने लोग झूठ है, लेकिन इससे समाज की एक बात भी पता चलती है। बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं कि उर्फी जावेद को जाना चाहिए। ये भी आप देखिए कि समाज की छतें कितनी नीची हो गई हैं। उर्फी जावेद के समर्थन में लोग उतर गए हैं। अरे बड़ी मासूम है, उसका संघर्ष देखिए, राखी सावंत का संघर्ष देखिए। जैसे पत्रकार लोग बोलते हैं जो पकड़े जाते हैं पैसा लेते हुए, तो हमारे भी बाल बच्चे हैं। अरे बाल बच्चे हैं तो क्या घूसखोरी करोगे? उसी तरह कवि जो हैं अगर ये कहें कि हम बाल बच्चे हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो और कोई धंधा नहीं है रोजी रोटी कमाने के लिए। आप यही समाज को खराब करेंगे। आप अपनी जो है रिश्तेदार कोई किसी को कवयित्री बना करके इस तरह की हरकत करेंगे, और वे उन लोगों को तो शर्म से मर जाना चाहिए जो लाखों रुपया दे करके और इस तरह की
जो है इस तरह के कवि सम्मेलन कराते हैं और कवियों से डिमांड करते हैं। कवियों को खराब कौन करता है? यही लोग खराब करते हैं ना। पकड़े वही लोग जाते हैं जो काम करते हैं। आनंद बख्शी ने एक गाना लिखा था, चोली के पीछे क्या है। दुनिया आज तक गाली दे रही है और सुभाष घई को भी आज भी कोई जवाब नहीं उनके पास। आज भी मुंह छुपा के इस सवाल को टाल देते हैं कि छोड़िए, जाने दीजिए। पब्लिक की डिमांड, पब्लिक कहाँ बज रहा है आजकल चोली के पीछे क्या है? जो लोग बोलते हैं कि नहीं पब्लिक की डिमांड, तो पब्लिक को आज भी सुनना चाहिए। अरे कुछ छुछेरों लोग हैं जो सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए मजा लेते हैं। चोरी छुपे तो लोग जो है ब्लू फिल्में भी देख रहे हैं, तो फिर उसको भी लीगलाइज कर दिया जाए। ये जो लोग पब्लिक का हवाला देते हैं कि नहीं पब्लिक चाहती भी है इसलिए हम ऐसा करते हैं। पब्लिक तो बहुत कुछ चाहती है कि आप प्रोवाइड करेंगे। नौटंकी में और कवि सम्मेलन किस लिए कराए जाते हैं? कवि सम्मेलन इसलिए कराए जाते हैं कि जनता तक अच्छी कविताएं पहुँचे, जनता का स्वस्थ मनोरंजन हो। इसलिए नहीं कराए जाते हैं कि वहाँ आप जो है नौटंकी करिए और किसी महिला की डबल मीनिंग बात करिए और कुछ भी छूट लीजिए। हस्तीमल हस्ती जी का एक शेर है, इल्जाम दीजिए न किसी एक शख्स को, मुजरिम सभी हैं आज के हालात के लिए। सिर्फ कभी ही इसके लिए दोषी नहीं हैं। सबसे बड़े दोषी तो वे लोग हैं जो लाखों रुपया खर्च करके ये सब करवाते हैं, लेकिन इससे कवियों का दोष कम नहीं हो जाता। और उसमें कवि सम्मेलन के मंचों पर बहुत अच्छे कवि भी हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ चुटकुलेबाज ही हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत वीर रस के बहुत अच्छे कवि हैं। लेकिन सारे इस अपराध में सारे लोग हिस्सेदार हो गए हैं। अब कुमार विश्वास को बताने की जरूरत नहीं कविता क्या होती है, और जो इस समय जिस मुकाम पर हैं वो कविता की धारा को बदल सकते हैं। उनको कितना पैसा चाहिए? जितना पैसा उनको रॉयल्टी अभी मिलेगी तो पूरी जिंदगी उनकी बीत सकती है। लेकिन ये जो पैसे का मोह जाल जो है जा नहीं रहा है। वो किस तरह के सम्मेलन करा रहे हैं देश भर में? किन लोगों को लेकर जा रहे हैं? कविता के नाम पे क्या कर रहे हैं? आप भरे मन से कह रहे हैं भैया मैं तो इतना 30 लाख रुपया लेता हूं, मैं तो 40 लाख रुपया लेता हूं। आप किसको बता रहे हैं? कपिल शर्मा तो 5 करोड़ ले रहा है। तो आप बताता है कभी कहीं मन से खड़े होकर? सुना है आपने? सोनू निगम कभी कहता है कि मैं 75 लाख में आया हूं यहाँ पे? अरे कवि को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कभी नीरज जी ने कहा कि मुझे इतने करोड़ रुपया आज तक रॉयल्टी मिल चुकी है फिल्मों में लिखने के लिए। मुनव्वर राणा ने कभी कहा कि अरे मेरा 200 ट्रक चलता है। कवियों में भी एक से एक समृद्ध लोग हैं, लेकिन इस तरह का कभी किसी ने लफाजी और दिखावा प्रदर्शन ये नहीं। माहेश्वर तिवारी ने मुंबई में श्रुति संवाद के कार्यक्रम में कहा कि जो आदमी अपने को युग कवि बता रहा है उसको सालगिरह मनाने के लिए एक कविता उसके पास नहीं है। उनकी कविता एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर जाता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर जाता है। ये आप लगा रहे हैं स्टेटस, उनका नाम तक नहीं लिख रहे हैं। ये कौन सा जहीर कुरैशी का दोहा? सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। ये आपके नाम से चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? आपको बोलना चाहिए ना कि ये मेरा दोहा नहीं है। हर जगह आपके नाम से चल रहा है, हर जगह माहेश्वर तिवारी का गीत आपके नाम से चल रहा है। आप जो है कविता के नाम पे क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? सिर्फ एक व्यक्ति पर मेरा कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन जो लोग लाइट में हैं उन्हीं पे बात होगी। जिन लोगों के हाथ में जो लोग कवि सम्मेलन की धारा को बदल सकते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है और जो वाकई समझते हैं कि कविता क्या है, अनुशासन क्या है। आपके नाक के नीचे हो रहा है ये सारा कुछ। नाक के नीचे क्या आप सूत्रधार हैं उसके? हरिओम पवार को जिंदगी में कितना पैसा अभी चाहिए? वो क्या कर रहे हैं? वो उनके सामने जो एक आदमी चुटकुले शुरू हुआ, चुटकुले पर ही बंद हो गया। आप वहां बोल नहीं सकते कि यार तुम कविता सुनाओ। कर क्या रहे हो? तुमको कविता सुनाना चाहिए, तुमको कविता सुनाने के लिए बुलाया गया है। तो हमारे जो मंच के वरिष्ठ कवि हैं, जो वाकई जिनकी डांट का असर पड़ सकता है, जो पूरे देश में जाने जाते हैं कविता के लिए, जिनका अदब करते हैं लोग, वही चुप बैठे हुए हैं। तो इस पर बहुत सोचने की जरूरत है और इसके लिए दोषी हम सभी लोग हैं। ऐसा बताते हैं कि मीर चले दिल्ली से लखनऊ के लिए और एक कोई उनके साथ हो लिया, पूरा रास्ता बीत गया, मीर ने कोई बात नहीं की। उस आदमी ने कहा कि आप चुप क्यों हैं, आप मुझसे बात करिए।
तो मीर ने कहा मैं बात तो कर लूँगा लेकिन मेरी ज़बान खराब हो जाएगी, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो मुद्दे इतने ज़्यादा हैं, मुद्दे इतने गलत मुद्दे हैं जिनको बात करने पर कहीं ना कहीं से अपनी ज़बान खराब होने का भी डर है। ये पूरे समाज की जिम्मेवारी है कि मंचों की जो स्थिति है उसको सुधारे, इस पर गहन चिंतन करे। और ये हो सकता है ऐसा, अभी कुछ ही समय पहले की बात है, ज़्यादा नहीं 20-30 साल पहले की बात है, मंच पर कितने बड़े बड़े लोग, नीरज जी ने कभी एक पंक्ति जो है नहीं कहा कि आप ताली बजाइए। आजकल तो तालियां बजाइए, तालियों का समारोह होना चाहिए, दोनों हाथ उठे। अरे कभी भिखमंगा हो गया है, ताली बजाइए, क्या मतलब है ताली बजाइए। हर कवि जो है वो चिल्ला रहा है ताली बजाइए। अरे तुम्हारी कविता में दम होगा, खुद लोग ताली बजाएंगे। A to Z सारे कवि मंच के आजकल तालियों की भीख मांग रहे हैं, और कोई कहने वाला नहीं है कि भाई कविता सुनाओ तुम। मैंने कभी ब्रजेंद्र अवस्थी को कहते हुए नहीं सुना कविता के बीच में यार ताली बजाइए। कभी मैंने नीरज जी को नहीं सुना कहते हुए, रमानाथ अवस्थी को नहीं कहा सुनते हुए, कैलाश गौतम को कभी नहीं सुना। आज भी पूर्वांचल में कुछ कवि सम्मेलन ऐसे होते हैं, पूर्वांचल के पूरे देश में ऐसे कवि सम्मेलन होते हैं जहां चुने हुए कवि जाते हैं। लेकिन जो हिंदी कविता के नाम पर जितने बड़े आयोजन हो रहे हैं, इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि उनमें बाल बच्चों के साथ जाने लायक नहीं रह गया है ये। और इसके लिए दोषी हम सब हैं, किसी एक का दोष नहीं है इसमें। सबको आगे आना होगा, सबको इस पर विरोध प्रकट करना होगा, तब जाकर हिंदी दिवस हो या साल भर आपके शहर में कवि सम्मेलन होते हैं। आप ऐसी टीम चुनिए, आप हर शहर में 2-4 अच्छे लिखने पढ़ने वाले हैं, आप उनको, अपने शहर के लोगों को। ये मैं देखता हूं कि जो बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं उसमें उन शहरों के ही लोग नहीं होते हैं जो अच्छा लिखने वाले होते हैं। हर शहर से एक उसका प्रतिनिधित्व करने वाला रचनाकार होना चाहिए जो उस शहर का प्रतिनिधित्व करे और उसको लोग उसकी कविता सुने और बाहर के लोगों को भी सुने। ये सारी चिंताएं हैं जो आप सबसे मैं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पोस्ट लिखी है। पोस्ट लिखने के बाद थोड़े दिन रहती है, फिर ख़त्म हो जाती है बात, कोई उस पर संज्ञान लेता नहीं है। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम सभी मिल करके ये मंचों पर जो कुछ अराजक तत्व आ गए हैं इनका विरोध करें। अच्छे कवियों की जिम्मेवारी बनती है कि वो उनके बस में जितना है वो करें, उन्हीं जगहों पर जाएं ना। आप 2 आयोजन छोड़ नहीं सकते, आप उन जगहों पर जाइए जहां पर आप पूरी गरिमा के साथ जा सकते हैं। एक आदमी बहुत बड़ा पोस्टर बना करके अपना, और आपका छोटा सा पोस्टर बनवा दिया और वहां आप चले जाते हैं, आप अपनी पूरी गरिमा के साथ क्यों नहीं जाते हैं? आपको अब जिंदगी में किस चीज़ की कमी है? कुछ पैसों के लिए जो है आप समझौता करने के लिए तैयार हैं? आपको फिर भी लोग सुनेंगे, आपकी शर्तों के साथ लोग सुनेंगे, लेकिन आप समझौते क्यों कर रहे हैं? जो मंच के वरिष्ठ कवि हैं उनको इस तरह के समझौते नहीं करने चाहिए कि वो किसी के भी साथ कहीं भी चले गए और कुछ भी हो रहा है सुन रहे हैं। ये तो बहुत अजीब बात है, अच्छा लगता नहीं है देख करके। सिर्फ हास्य कवि सम्मेलन क्यों? कॉरपोरेट में मैं सुनता हूँ, सरकारी कार्यक्रमों में सुनता हूँ हास्य, सिर्फ हास्य भी एक रस है। हास्य के अच्छे कवि जो हैं उनको बुलाना चाहिए, उनको पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ हास्य कवि सम्मेलन क्यों? उसमें वीर रस का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, श्रृंगार रस का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर रस का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ये गलत परंपरा शुरू हो गई है, आजकल कवि सम्मेलनों का टेंडर निकल रहा है कि भाई ये तो टेंडर हो रहा है, इतने इन कवियों को बुलाना है, इतने लाख रुपया है, आप टेंडर भरिए और उसके बाद कवि सम्मेलन कराइए। ये कितनी घटिया बात है कि आप कवि सम्मेलन का टेंडर निकाल रहे हैं। नगर पालिकाएं जो मध्य प्रदेश में हैं, जो राजस्थान में हैं, और उनमें ऐसे लोग नहीं हैं जो अच्छे कवियों को चुन सकें पूरे देश से। आप कवि सम्मेलन करवा रहे हैं टेंडर निकाल करके कि जो सबसे कम पैसा भरेगा उसको कवि सम्मेलन का ठेका दे देंगे। ये कितनी घटिया बात है। कविता का इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता कि आप जो है कवि सम्मेलन टेंडर निकाल कर रहे हैं और आप कवियों का नाम भी दे रहे हैं कि इनको बुला लीजिए
उसमें से आपने तो दलाली के लिए जो है खुद ही रास्ता खोल दिया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कहीं भी नहीं जा सकती मंच से, और हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम इसको चेतें, और अच्छे लोगों के हटने का भी परिणाम है कि बुरे लोग उस पर काबिज हो गए। फिल्मी पैरोडियां सुनाई जा रही हैं, जिसमें काव्य प्रतिभा नहीं होगी वही फिल्म की धुन को आधार बना करके और पैरोडी सुनाएगा। फिल्मी पैरोडी कवि सम्मेलन के मंच से बहुत ही आपत्तिजनक चीज है। लोग सुनते हैं तो लोग सुनाते हैं। लोग क्यों सुनते हैं भाई? हमारा समाज में ऐसे लोग आ गए हैं, कवि सम्मेलन भी जो कराता है वो कोई मूर्ख आदमी तो होता नहीं है। वो तो लाखों रुपया खर्च होते हैं उसमें करने में, लोग फंड इकट्ठा करते हैं। एक कवि सम्मेलन कराने में सैकड़ों लोगों का योगदान होता है, तो वो सारे लोग क्या पागल हैं? तो फिर नौटंकी ही क्यों नहीं करो? ऐसी टीम क्यों बुलाते हैं? उनकी जिम्मेवारी नहीं है। कविता की सीढ़ी पकड़ करके लोग कहाँ से कहाँ चले गए। एक जिहादी शायर चला गया राज्यसभा में, जो खुलेआम जेएनयू से लेकर के और मदरसों से लेकर के और हैदराबाद, भिवंडी, सारी जगहों पे जो आदमी दंगा कराने की भूमिका में रहता है, वो राज्यसभा में आज बैठा हुआ है। हम क्यों सिमटे हुए हैं अपने आप में? हम अगर हमारी दरख्वास्त उन्हीं लोगों से है जो इस विधा से जुड़े हुए हैं, जो लोग कवि सम्मेलनों में जाते हैं, जो लोग कवि सम्मेलन करवाते हैं, जिनके पास जिम्मा है। पूरे भारत में जो कॉरपोरेट है, सरकारी संस्थान है, जो लोग लाखों का फंड जिनके पास है, आज भी बहुत अच्छे कवि हैं जो बहुत अच्छी हास्य की कविताएं सुनाते हैं, बहुत अच्छे गीत सुनाते हैं। वो कितने लोग उनको बुलाते हैं? बहुत कम लोग उनको बुलाते हैं। तो उनको आप स्थान दीजिए ना। वही 4, 5, 10, 8 लोग जो है सारे देश में बुलाए जा रहे हैं, जो चुटकुलों की लड़ी तैयार कर चल रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मंचों पर आई इस गंदगी को दूर करने में आप सब लोग जुड़ जाइए। अगर समाज के जागरूक लोग जुड़ जाएं, मंचों पर जो है गंदगी आ गई है, इलाके में अगर कोई ईमानदार दरोगा आ जाता है तो वहाँ के चोर उचक्के सावधान हो जाते हैं कि अरे भाई दरोगा जी घूस नहीं लेते हैं, जरा संभल जाओ कुछ दिन तक। तो अगर जो करता धरता लोग हैं, जो लोग इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वे लोग थोड़ा ईमानदारी बरतें तो ये धारा निश्चित रूप से बदली जा सकती है। आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।